नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक बार आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वैसे मेरा परिचय है, मैं विनायक परशुराम बगाड़ी, हिल रेंज माध्यमिक विद्यालय भिला, तहसील महाबळेश्वर, जिला सातारा। पूरे भारत देश में पुस्तकांचं गांव या पुस्तकों का गांव जिस नाम से यह प्रसिद्ध हमारा गांव, इस छोटे से गांव में विगत 18 साल से मैं हिंदी विषय का अध्यापन कर रहा हूं। पहले वीडियो में हमने देखा कि जो मूल्यमापन प्रारूप है, इसके अलावा घटक निहाय अंक विभाजन हमने पहले वीडियो में देखा था और वह आपको पसंद भी आया, और इसीलिए आज आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर हूं। 10वीं की कृति पत्रिका, उसका प्रारूप क्या है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो आपके विद्यालय के जो अध्यापक हैं, इन अध्यापकों ने आपको मार्गदर्शन किया ही होगा कि किस तरह से इसका प्रारूप है। इसके अलावा कई छात्र ऐसे भी हैं कि जिन्होंने 10वीं की कृति पत्रिका प्राप्त की होगी, जो पिछले साल हुई है, और इस कृति पत्रिका का प्रारूप क्या है वो भी आपने देख लिया होगा। तो क्यों ना इस पर थोड़ी सी चर्चा हम करें। इस कृति पत्रिका का प्रारूप देखने से पहले कई मार्गदर्शक सूचनाएं देखनी चाहिए। जब कृति पत्रिका हमारे हाथ में आती है तो कई छात्र इन मार्गदर्शक सूचनाओं की तरफ ध्यान नहीं देते और सीधे इसे लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। बोर्ड हर कृति पत्रिका से पहले कई मार्गदर्शक सूचनाएं देता है। इन सूचनाओं का पालन करना बड़ा जरूरी है। मार्गदर्शक सूचनाओं में सबसे पहली और जरूरी सूचना होती है, जैसे कि सूचना के अनुसार जो गद्य, पद्य, भाषा अध्ययन, जिसे हम व्याकरण कहते हैं, इन प्रश्नों की कृतियों में अगर आपको आकृति में प्रश्न दिया गया है तो आकृति में उत्तर लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? ये जो उत्तर है, यह उत्तर बोर्ड को अपेक्षित है कि वह छात्र उस परिच्छेद को ध्यान से पढ़े या पद्यांश को ध्यान से पढ़े, और पढ़ने के बाद उसका आकलन उसे होना चाहिए। उसमें एक कृति और उस पर आधारित 2 या 4 घटक पूछे जाते हैं। तो इनका उत्तर लिखते समय उन्हीं शब्दों में वह उत्तर अपेक्षित है। इसलिए ध्यान रखें कि गद्य, पद्य और व्याकरण, इन प्रश्नों में जो उत्तर, जो कृतियां दी जाती हैं, इनका उत्तर लिखते समय आकृतियों में लिखना बहुत जरूरी है। ये पहली सूचना है बोर्ड की तरफ से। दूसरी सूचना जिसकी तरफ मैंने देखा है कि कई बच्चे ध्यान नहीं देते, और वो ये है कि आकृति निकालनी है तो आकृति के लिए पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। हमेशा, अक्सर ऐसा देखा गया है। लेकिन बोर्ड की मार्गदर्शक सूचनाओं में दूसरी सूचना होती है कि ये आकृतियां निकालते समय पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आप जिस पेन से पेपर लिख रहे हो उसी पेन का प्रयोग आपको आकृतियां निकालते समय करना है। पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। ये दूसरी सूचना है, लेकिन कई छात्र इसमें गलती करते हैं और जिनको बहुत अच्छे अंक मिलते हैं, तो बोर्ड में क्या होता है, जब टॉपर का जो विद्यार्थी होता है, छात्र होता है,
तो उसका पेपर ठीक तरह से देखा जाता है, फिर से जांचा जाता है, और उसमें अगर उस छात्र ने इन आकृतियों को निकालने के लिए अगर पेंसिल का प्रयोग किया गया है तो उसके अंक वहां पर काट दिए जाते हैं। इसलिए बच्चों ध्यान में रखें कि ये जो सभी आकृतियां आपको निकालनी है, ये सभी आकृतियां आप जिस पेन से उत्तर पत्र लिख रहे हो उसी पेन से यह आकृतियां निकालनी है। रचना विभाग। रचना विभाग में भी कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि वहां पर आकृति दी जाती है और उसके आधार पर आपको उत्तर लिखना पड़ता है। लेकिन रचना विभाग में जो आकृति दी है, यह आकृति आपको अपने उत्तर पत्र में नहीं बनानी है। जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न को समझ लीजिए और बाद में उसका उत्तर परिच्छेद में अपेक्षित है वैसे लिखना है। तो ये एक जरूरी सूचना है कि आकृति निकालनी है तो रचना विभाग में भी आकृतियां दी जाती है, पत्र लेखन में आकृति दी जाती है, या विज्ञापन का प्रश्न हो तो वहां पर आकृति दी जाती है। लेकिन वहां पर आकृति अपेक्षित नहीं है। वहां पर जो प्रश्न दिया है उसे ध्यान से पढ़िए, उस कृति को समझ लीजिए और बाद में उसका उत्तर लिखिए। जैसे कि आपको मालूम है कि हिंदी यह द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। कोई भी भाषा हो तो उस भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। जो हम कृति पत्रिका लिख रहे हैं वह सुवाच्य होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पर भी बोर्ड को अपेक्षित है कि आपका हिंदी का पेपर शुद्ध हो, स्पष्ट हो और सुवाच्य लेखन भी अपेक्षित है। अब यह जो कृति पत्रिका है इसका प्रारूप देखते समय सबसे पहले 80 अंक कुल मिलाकर इसके लिए होते हैं और 3 घंटे का समय होता है। 3 घंटे के समय में 80 अंक की कृति पत्रिका आपको उसके उत्तर या कृतियां लिखनी है। यह एक जरूरी बात। अब विभाग के क्रम से हम जाएंगे। हम सबसे पहले पहला विभाग में गद्य विभाग। इस गद्य विभाग में जैसे कि मैंने मूल्यमापन प्रारूप में बताया था कि गद्य विभाग के लिए 20 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्न पहला और दूसरा, ऐसे 2 और एक तीसरा प्रश्न भी होता है। ऐसे 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न पहला तो निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। जो परिच्छेद दिया जाता है यह परिच्छेद गद्य पाठ का ही होता है, पठित होता है। आपने उसका अध्ययन किया है, ऐसा परिच्छेद आपकी किताब में से यहाँ पर लिया जाता है। और इस गद्यांश में जो शब्द की मर्यादा होती है वह शब्द की मर्यादा 130 शब्द से लेकर 150 शब्द इसकी मर्यादा होती है। इतना ही परिच्छेद आपको कृति पत्रिका में दिया जाता है। इसके अलावा इसके लिए अंक पूरे प्रश्न को देखे जाए तो 8 अंक है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि इसमें प्रश्न पहला अ और प्रश्न पहला आ ये दोनों समान ही हैं। जैसे कि प्रश्न पहला आ, इसमें भी निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आपको जो कृतियां दी है इन कृतियों का उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पर भी इस गद्यांश की शब्द मर्यादा 130 से 150 शब्द की है। और प्रश्न पहला अ और प्रश्न पहला आ, अ और आ, इन दोनों को समान अंक दिए हैं 8 अंक के लिए।
यह दोनों प्रश्न हैं, प्रश्न पहला अ और प्रश्न पहला आ। तो ये जो प्रश्न पहला अ और आ समान है, तो उसमें जो प्रश्न दिए जाते हैं वो भी समान है। अब यहाँ पर सूचना दी गई है कि प्रश्न पहला अ और आ पठित गद्यांशों पर आधारित कृतियों का स्वरूप बिल्कुल समान है, दोनों का रूप एक जैसा है। जैसे कि पहला प्रश्न होता है आकलन कृति। आकलन इसका मतलब है समझना। जो आपको परिच्छेद दिया है उस परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद उसी परिच्छेद पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न होता है, पहला आकलन कृति होती है, दोनों में समान है। प्रश्न पहला अ में पहला आकलन कृति और प्रश्न पहला आ में आकलन कृति। इसके लिए अंक है 2। इसमें भी देखिए कई बार 2 घटक आपको पूछे जाते हैं। 2 घटक दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आकृति में आप देख सकते हो कि बीच में कृति दी है, एक तरफ है पहला घटक, दूसरी तरफ है दूसरा घटक। ऐसे 2 घटक अगर पूछे गए हैं तो प्रत्येक घटक के लिए, सही घटक के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। यानी यहाँ पर 1 अंक और उधर का घटक अगर आपने सही लिखा है तो उसके लिए 1 अंक। इस तरह से कृति आपको पूछी जाती है। इसके अथवा या अलावा एक और प्रकार से आपको कृति पूछी जाती है, जो कि यहाँ पर आप पर्दे पर देख रहे हैं। बीच में एक कृति दी है और उसके उत्तर के रूप में 4 घटक आ जाते हैं। अब ये 4 घटक दिए हैं तो सही घटक के लिए, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक दिया जाता है। ऐसे चारों घटकों के अंक मिलाकर होते हैं 2। तो इससे पहले जो हमने कृति देखी उसमें 2 घटक पूछे जाएंगे 1 अंक, अथवा 4 घटक पूछे जाएंगे, इसके लिए हर एक के लिए आधा अंक, तो यहाँ पर 2 अंक हो जाते हैं। प्रश्न पहला अ और प्रश्न पहला आ, इसमें दूसरा प्रश्न होता है आकलन कृति, वो भी यहाँ पर समान रूप से है। इसके लिए अंक है 2। एक कृति पूछी जाती है, इसके लिए 2 घटक दिए जाते हैं। यहाँ पर आकृति में आप देख सकते हैं पर्दे पर 2 घटक पूछे गए हैं। प्रत्येक सही घटक के लिए, उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। यानी 2 घटक उत्तर के रूप में लिखिए और 2 अंक प्राप्त कीजिए। इसके लिए अथवा भी है। इसमें 4 घटक पूछे गए हैं और हर एक सही घटक के लिए आधा आधा अंक दिया जाएगा। इसके लिए अंक होते हैं 2। इसके बाद तीसरा प्रश्न, जो कि शब्द संपदा से संबंधित है, इसमें भी देखिए इसके लिए अंक है 2। ये शब्द संपदा प्रश्न पहला अ और प्रश्न पहला आ, इन दोनों में समान रूप से पूछा जाता है। शब्द संपदा, इसमें 4 घटक पूछे जाते हैं, हर घटक के लिए आधा अंक दिया जाता है। अब शब्द संपदा की विशेषता क्या है, देखिए इसमें इन्हीं घटकों पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा। वो घटक यहाँ पर दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला घटक है अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द। विलोम शब्द कई छात्र नहीं समझ पाते कि सर विलोम शब्द क्या है, लेकिन विलोम शब्द अब यह 5वीं कक्षा से शब्द आ रहा है। विलोम इसका मतलब है विरुद्धार्थी। तो विरुद्धार्थी शब्द पूछे जाएंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द समूह के लिए 1 शब्द। इसके अलावा कठिन शब्दार्थ भी पूछे जाते हैं। जो आपको परिच्छेद दिया है, इस परिच्छेद में कठिन शब्दों के अर्थ क्या है वह भी आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द,
इन पर ही यह शब्द संपदा का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 4 घटक पूछे जाएंगे और हर सही घटक के लिए आधा अंक दिया जाएगा। इस तरह से ये तीसरा प्रश्न। और ये चौथा प्रश्न जिसे स्वमत या अभिव्यक्ति कृति ऐसा भी कहा जाता है। 2 अंक के लिए यह स्वमत या अभिव्यक्ति कृति का प्रश्न होता है। इसमें दिए गए मुद्दे या विषय पर अपने विचार छात्रों को प्रकट करने हैं और इनकी शब्द मर्यादा यहाँ पर दी है 25 से लेकर 30 शब्द। इन शब्दों में हमें अपनी अभिव्यक्ति या स्वमत प्रकट करना है। स्वमत प्रकट करने के लिए जो प्रश्न दिया जाता है या विषय दिया जाता है, वह विषय हमेशा जो ऊपर परिच्छेद दिया है उस परिच्छेद को ध्यान में रखते हुए ही यह प्रश्न दिया जाता है और छात्र को यहाँ पर उत्तर लिखना अपेक्षित है। यहाँ पर उत्तर लिखते समय छात्रों को अपनी सकारात्मकता स्पष्ट हो, इस तरफ ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। वैसे इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद आपके मन में जो विचार आए वही विचार यहाँ पर 25 से 30 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो इस तरह से पहला प्रश्न अ और आ, इन दोनों का स्वरूप यहाँ पर प्रकट हुआ। प्रश्न पहला ई, इसमें अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, ऐसा प्रश्न दिया जाता है। इसके लिए अंक है 4। अपठित यानी जिसे आपने कभी पढ़ा नहीं, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं है, किसी दूसरे पुस्तक से उसे लिया गया है और ऐसा परिच्छेद आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, उसको समझ लेना है और बाद में उस पर 80 से 100 शब्दों में यह परिच्छेद दिया जाता है और इस पर विभिन्न प्रकार की कृतियां आपको दी जाती हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न होता है आकलन कृति, 2 अंक के लिए। इसका स्पष्टीकरण मैंने आकृति देकर पहले किया था। जैसे कि 2 घटक दिए जाएंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक होगा, अथवा 4 घटक दिए जाएंगे और प्रत्येक के लिए आधा अंक दिया जाएगा। इस तरह से प्रश्न पहला जो है यहाँ पर पूर्ण होता है। प्रश्न पहला 8 अंक, प्रश्न पहला आ 8 अंक, कुल मिलाकर हो गए 16 और प्रश्न पहला ई यह 4 अंक के लिए है, तो कुल मिलाकर होते हैं 20 अंक। गद्य विभाग, पूरा गद्य विभाग यहाँ पर 20 अंक यहाँ पर दिए गए हैं और जिसका विभाजन यहाँ पर मैंने प्रश्न के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो यह है गद्य विभाग। अब हम देखेंगे दूसरा विभाग जिसे पद्य विभाग कहा जाता है। पद्य विभाग, पद्य विभाग के लिए अंक है 12 अंक लेकर यह पद्य विभाग यहाँ पर प्रस्तुत है। प्रश्न दूसरा अ, प्रश्न दूसरा अ होता है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसके लिए अंक है 6। यह पद्यांश यानी कविता, इस कविता की पंक्तियों की मर्यादा होती है 8 से लेकर 10 पंक्तियां आपको यहाँ पर दी जाएगी और उस पर आधारित 6 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और प्रश्न दूसरा आ, इसमें भी निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसके लिए भी अंक है 6। यहाँ पर भी आपको पद्यांश की जो पंक्ति की मर्यादा है वह 8 से लेकर 10 पंक्तियां यहाँ पर आपको दी जाएगी। इसमें अ और आ, प्रश्न दूसरा अ और प्रश्न दूसरा आ, ये दोनों समान हैं। तो इसका
6 अंक का विभाजन किस प्रकार होता है देखिए, दोनों में समान है इसलिए अलग अलग नहीं लिखा यहाँ पर। प्रश्न दूसरा अ और आ में पहला प्रश्न होता है आकलन कृति का, जैसे कि गद्य विभाग में हमने देखा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आकलन कृति 2 अंक के लिए है। इसमें 2 घटक पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही घटक के लिए आपको एक एक अंक दिया जाएगा। ऐसी कृति पूछी जाएगी या फिर आपको 4 घटक उत्तर के रूप में लिखने पड़ेंगे। जैसे कि आकृति में आप देखते हैं कि बीच में एक कृति दी है और इसके चारों तरफ 4 घटक पूछे गए हैं। तो ये घटक यहाँ पर लिखने हैं। 4 घटक हैं, 2 अंक है, प्रत्येक सही घटक के लिए आधा अंक दिया जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न दूसरा अ और आ में पहला प्रश्न आकलन कृति 2 अंक के लिए है। दूसरा प्रश्न शब्द संपदा। गद्य विभाग में भी हमने देखा है शब्द संपदा, पद्य विभाग में भी शब्द संपदा है। इसमें 4 घटक पूछे जाएंगे आपको, 4 घटक, और 4 घटक में प्रत्येक सही घटक के लिए आपको आधा अंक दिया जाएगा। इसमें किन घटकों पर प्रश्न पूछा जाएगा वो भी दिया गया है, जैसे कि अनेकार्थी शब्द है, शब्द युग्म, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द, कठिन शब्दार्थ, कविताओं में जो कठिन शब्दार्थ होते हैं वो शब्दार्थ भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसलिए कविताएं पढ़ते समय, उनका अध्ययन करते समय कठिन शब्दों के अर्थ अपने किताब में ही लिख कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से यह कठिन शब्दार्थ भी हमें मालूम पड़ेंगे। लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द, इन घटकों पर आपको 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा अभिव्यक्ति कृति। गद्य विभाग में भी अभिव्यक्ति कृति थी, यहाँ पर भी अभिव्यक्ति कृति है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। देखिए, इसमें स्वमत नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपको जो कविता की पंक्तियां दी हैं, इन पंक्तियों में से 2 या कभी कभी 4 पंक्तियों का भावार्थ आपको या सरल अर्थ लिखना पड़ता है। तो इस तरह से यह 2 अंक के लिए प्रश्न है। शब्दों की मर्यादा यहाँ पर दी गई है, 25 से 30 शब्दों तक आप यह सरल अर्थ अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ये यहाँ पर दूसरा विभाग पूर्ण हुआ। तीसरे विभाग पूरक पठन के लिए अंक है 8। इसमें पहला प्रश्न तीसरा पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 4 अंक के लिए प्रश्न है। इसमें जो गद्य पाठ है पूरक पठन का, उस पर आपको परिच्छेद दिया जाएगा। उसकी शब्द मर्यादा होगी 80 शब्द से लेकर 100 शब्द, और यह परिच्छेद आपको दिया जाएगा। इसमें पहला प्रश्न जो होता है वह आकलन कृति का है। आकलन कृति, इसके लिए अंक है 2। इसमें भी 2 घटक पूछे जाएंगे, जैसे कि आप आकृति में देख रहे हैं। 2 घटक पूछे गए हैं, प्रत्येक सही घटक के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इस तरह से 2 अंक होते हैं। ऐसा प्रश्न या इसके लिए अथवा होता है, एक कृति दी जाएगी और इसके उत्तर के रूप में 4 घटक आपको उत्तर के रूप में लिखने हैं। 4 घटक, हर सही घटक के लिए आधा अंक दिया जाएगा। कुल मिलाकर होते हैं 2 अंक। तो ये आकलन कृति 2 अंक के लिए। इसमें दूसरा प्रश्न होता है अभिव्यक्ति कृति का। इसके लिए अंक है 2। इसमें प्रश्न होता है दिए गए विषय पर अभिव्यक्ति
25 से 30 शब्दों में लिखनी है। यानी जो विषय दिया जाएगा आपको, उस विषय पर आपके अपने विचार आपको प्रकट करने हैं। अभिव्यक्ति, स्वमत, और यह अभिव्यक्ति स्वमत जो परिच्छेद आपको दिया गया है, उस परिच्छेद की मध्यवर्ती कल्पना क्या है, उसको ध्यान में रखकर दिया जाता है। तो इस तरह से पहला प्रश्न आकलन कृति और दूसरा प्रश्न अभिव्यक्ति कृति, दोनों दो दो अंक के लिए यहाँ पर 4 अंक हो जाते हैं। प्रश्न तीसरा आ, तो जो है वह गद्य पूरक पठन पर, और आ जो है वह पूरक पठन की कविताओं पर पूछा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसके लिए अंक है 4। इसमें जो पद्यांश दिया जाएगा उसकी शब्द मर्यादा या पंक्तियां होगी 8 से लेकर 10 पंक्तियां। और इसमें पहला प्रश्न होगा आकलन कृति का, 2 अंक के लिए। इसमें 2 घटक पूछे जाएंगे, प्रत्येक सही घटक के लिए 1 अंक दिया जाएगा, ऐसे 2 हो गए। और इसके लिए अथवा भी है। अथवा में आकलन कृति 4 घटक पूछे जाएंगे, हर सही घटक के लिए आधा अंक दिया जाएगा। इस तरह से 4 घटक के में होते हैं 2 अंक। तो 2 अंक के लिए यहाँ पर यह प्रश्न है। और इसमें दूसरा प्रश्न होता है अभिव्यक्ति कृति। इसके लिए अंक है 2। इसमें भी देखिए आपको एक विषय दिया जाएगा, जो पद्यांश दिया है वह ठीक तरह से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उस पर आधारित आपको अपना मत व्यक्त करना है, स्वमत व्यक्त। प्रश्न चौथा यानी विभाग चौथा, भाषा अध्ययन, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। इसके लिए अंक है 14। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न की खासियत यह है कि कम समय में ज्यादा अंक देने वाला यह प्रश्न है। इसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है और पूरा 1 अंक प्राप्त करना है, लेकिन वह व्याकरण की दृष्टि से, मानक दृष्टि से वह सही होना चाहिए। ऐसा यह प्रश्न चौथा। ऊपर दिया जाता है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न चौथा, पहला प्रश्न होता है उसमें निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचान कर लिखिए। और इसके लिए 1 घटक दिया जाएगा, 1 प्रश्न दिया जाएगा। इसके लिए सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिल जाएगा। इसमें भी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्रिया शब्द को छोड़कर संख्या, सर्वनाम और विशेषण, इन 3 प्रकारों पर ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा या वाक्य दिया जाएगा। इन वाक्यों में कौन सा शब्द वह संज्ञा शब्द है, वह सर्वनाम है या विशेषण है, इसे लिखना है। और इसे लिखते समय आपको वह संज्ञा का कौन सा प्रकार है या सर्वनाम का वह कौन सा प्रकार है, वह लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बोर्ड को अपेक्षित है कि आप वह शब्द अगर संज्ञा है तो वहां पर आपने अगर संज्ञा लिखा तो भी आपका उत्तर सही है। वह जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है, जी नहीं, अगर आपने उसका उल्लेख नहीं किया तो भी चलेगा। लेकिन अगर वह संज्ञा है तो संज्ञा लिखिए, सर्वनाम है तो सर्वनाम लिखिए, विशेषण है तो विशेषण लिखिए। इनके प्रकार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन्हीं 3 प्रकारों पर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसके लिए 1 घटक और 1 अंक दिया जाता है। इसमें दूसरा प्रश्न होता है जो कि अव्यय पर आधारित होता है। इसमें 2 अव्ययों में से 2 अव्यय शब्द दिए जाते हैं, 2 में से किसी एक अव्यय शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग करना है।
अब ये प्रयोग करते समय वह अव्यय का प्रकार कौन सा है यह भी हमें मालूम होना चाहिए। एक घटक एक अंक के लिए यह प्रश्न है। अगर वह समुच्चयबोधक अव्यय है तो उसको दो शब्दों के बीच में आना चाहिए, दो शब्दों को वह जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी वह समुच्चयबोधक अव्यय बनता है। इसके अलावा विस्मयादिबोधक अव्यय है तो वह शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है। ऐसी कई बारीकियां यहाँ पर होती हैं, तो उस तरह से हमारे वाक्य भी उस अव्यय के प्रकार के अनुसार होने चाहिए। इसके लिए एक अंक दिया जाता है। प्रश्न तीसरा, इसमें निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए, जो कि संधि विग्रह पर होता है, संधि विच्छेद जिसे कहा जाता है। उसमें एक तालिका दी जाती है और इस तालिका में कभी संधि विच्छेद पूछा जाता है, कभी संधि का भेद लिखने के लिए कहा जाता है, या संधि बनाकर कौन सा शब्द तैयार होता है वह लिखना पड़ता है। तो इस तरह से दो घटक दिए जाते हैं, दो में से किसी एक घटक का उत्तर आपको लिखना है। इसके लिए हर एक के लिए आधा अंक, ऐसे कुल मिलाकर होते हैं 1 अंक। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचानिए तथा उसका मूल रूप लिखिए। बच्चों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यह सहायक क्रिया पर आधारित प्रश्न है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सहायक क्रिया पहचानो, पहचान कर उसका मूल रूप क्या है वो भी यहाँ पर बोर्ड को अपेक्षित है। इसलिए बोर्ड ने अपनी कृति पत्रिका में ही एक तालिका बनाई है, उसमें मूल शब्द और सहायक क्रिया का मूल शब्द कौन सा है वह भी वहां पर लिखना पड़ता है। 2 घटक दिए जाते हैं, आधा अंक प्रत्येक के लिए होता है और इस तरह से यह प्रश्न 1 अंक के लिए पूछा जाता है। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। 2 घटक दिए जाते हैं, प्रत्येक सही घटक के लिए आधा अंक दिया जाता है, 1 अंक के लिए यह प्रश्न है। अब यह जो प्रश्न है इसमें मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ऐसे रूप आपको चार्ट बनाकर लिखने पड़ते हैं। अगला 5वां प्रश्न यहां पर हो गया। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर 2 घटक दिए जाते हैं और 2 घटक, इसमें से आधा अंक प्रत्येक के लिए होता है। उस मुहावरे का सही अर्थ लिखना है और सही अर्थ लिखकर उसका उचित वाक्य में प्रयोग भी करना है। इसमें इस प्रश्न के लिए अथवा दिया है, विकल्प है, और विकल्प का प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्ठक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। इसमें एक वाक्य दिया जाता है और इस वाक्य में एक शब्द समूह उसको अधोरेखांकित किया जाता है। कोष्ठक में 2 मुहावरे दिए जाते हैं, उस अर्थ के बदले कौन सा मुहावरा सही होगा वह मुहावरा वहां पर हमें लिखना है। सिर्फ मुहावरा नहीं बल्कि वह पूरा वाक्य हमें लिखना है और उस वाक्य में जो कोष्ठक में दिए हुए 2 मुहावरे हैं उनमें से योग्य मुहावरा कौन सा है उसका चुनाव करके वह वाक्य हमें फिर से लिखना है। तो इस तरह से इसके लिए 1 अंक है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए।
कारक चिन्ह पर आधारित यह प्रश्न है। इसमें 2 घटक पूछे जाते हैं और आधा अंक प्रत्येक के लिए दिया जाता है। 1 अंक के लिए यह प्रश्न है, कारक पहचानिए। प्रश्न 8वां, इसमें निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। विराम चिन्हों का योग्य प्रयोग करना है। जो वाक्य दिया जाता है उसमें 2 विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। छात्रों को वहां पर वो विराम चिन्ह देने हैं, सही विराम चिन्ह देने हैं। 2 घटक है वह, और आधा अंक प्रत्येक के लिए, यह 1 अंक के लिए प्रश्न है। 9वां प्रश्न, जो कि 2 अंक के लिए है, काल परिवर्तन पर आधारित प्रश्न होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 2 घटक, 2 वाक्य होते हैं और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1-1 अंक दिया जाता है। तो इस तरह से ये 9वां प्रश्न 2 अंक के लिए है। और 10वां प्रश्न, 10वें प्रश्न में पहला, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। 1 घटक 1 अंक के लिए। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, उनका भेद कौन सा है? वह साधारण या सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, वह पहचान कर यहाँ पर लिखना है। उसके लिए 1 अंक। और इसमें दूसरा प्रश्न होता है 10वें में ही, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर कोष्ठक में दी सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। इसमें एक ही वाक्य दिया जाता है और उसका परिवर्तन रचना के आधार पर अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है, इन प्रकारों में से जो भी कोष्ठक में दिया है उसका परिवर्तन करना है। इसके लिए 1 अंक दिया जाता है। और अंतिम प्रश्न 11वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। उसमें गलतियां होती हैं, वो गलतियां कौन सी है उसको पहचानो और वो सुधार कर फिर से वह वाक्य लिखो। इसमें व्याकरण के नियम के अनुसार वो नियम कौन से हैं वो देखकर उसका योग्य परिवर्तन करना है। जो अशुद्धियां हैं उसे निकालना है। और इसमें भी एक वाक्य में कम से कम 2 अशुद्धियां तो होती हैं, तो ये दोनों अशुद्धियां आपको निकालनी है। हर सही वाक्य के लिए 1 अंक दिया जाएगा, यानी 4 घटक होंगे 2 वाक्यों में और आधा अंक प्रत्येक के लिए होगा। इस तरह से व्याकरण विभाग पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर उसका अध्ययन हमने सही तरीके से किया तो ये पूरे अंक हमें प्राप्त हो सकते हैं। विभाग 5वां, रचना विभाग जिसे कहा जाता है, उपयोजित लेखन ऐसा भी कहा जाता है। 26 अंक के लिए यह उपयोजित लेखन है। इसमें देखिए सूचना सबसे ऊपर होती है पहले ही। आवश्यकता अनुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है। जहां पर आवश्यकता हो वहां पर परिच्छेद के रूप में आपको उत्तर लिखना है, बहुत जरूरी है। इसमें प्रश्न 5वां अ में पहला पत्र लेखन, जिसे ई पत्र भी कहा जाता है, इसके लिए अंक है 5। और प्रश्न होता है निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। इसमें 2 प्रकार के पत्र दिए जाते हैं। इन दोनों में से एक प्रश्न आपको दिया जाएगा। औपचारिक पत्र में 2 प्रकार के पत्र आते हैं, कार्यालयीन पत्र तथा व्यावसायिक पत्र। इन 2 पत्रों में से एक पत्र का प्रश्न आपको दिया जाएगा और उसका प्रारूप आपको लिखना है, 5 अंक के लिए है। इसके लिए अथवा होता है।
विकल्प अंक। अनौपचारिक पत्र, इसे घरेलू पत्र ऐसा भी कहा जाता है। और इस पत्र में हमारे किसी मित्र, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, इनको लिखा हुआ पत्र, यह घरेलू पत्र या अनौपचारिक पत्र है। तो एक तो औपचारिक पत्र लिखिए या फिर अनौपचारिक, दोनों में से एक लिखना है। इसके लिए अंक है 5। प्रश्न 5वां अ, प्रश्न 5वां अ में दूसरा गद्य आकलन, इसके लिए अंक है 4। प्रश्न होता है निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर उस पर आधारित ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। गद्य आकलन यानी उस परिच्छेद का आकलन हमें होना चाहिए, और इस परिच्छेद में जो बातें दी है उन बातों का ध्यान रखते हुए आपको ऐसा प्रश्न तैयार करना है कि जिसका उत्तर एक वाक्य में हो। यहां पर गलती क्या होती है, छात्र प्रश्न भी तैयार करता है और उसका उत्तर भी लिखता है, लेकिन यह गलत है। आपको सिर्फ 4 प्रश्न तैयार करने हैं, इन चारों के उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके 4 प्रश्न ही आपके उत्तर के समान हैं। इसलिए ध्यान में रखें कि वहां पर अपना समय बर्बाद न हो, तो सिर्फ 4 प्रश्न तैयार कीजिए, वही आपका उत्तर है। प्रश्न 5वां आ में पहला वृत्तांत लेखन। जो वृत्तांत लेखन है वह 5 अंक के लिए है। इस वृत्तांत लेखन को लिखते समय आपको एक विषय दिया जाता है, और विषय के साथ ही वहां पर कंस में लिखा जाता है कि वृत्तांत में स्थल, काल, घटना इत्यादि का उल्लेख जरूर कीजिए। तो ये 5 अंक के लिए प्रश्न है। इसके लिए अथवा भी है, वृत्तांत लेखन लिखिए या कहानी लेखन। कहानी लेखन में भी अनेक प्रकार थे, जैसे कि शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए। 7वीं कक्षा में देखा तो वो चित्र दिए जाते थे और चित्रों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। सुवचन के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। कहावतों पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। लेकिन यहाँ पर ये सारे प्रकार अब निकाल दिए हैं। सिर्फ एक ही प्रश्न दिया जाएगा और वो है मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। और ये कहानी 70 से 80 शब्दों में अपेक्षित है। इस कहानी का एक आकर्षक शीर्षक हो। इसके अलावा इस कहानी से प्राप्त होने वाली सीख कौन सी है वह भी लिखनी जरूरी है। तो इस तरह से प्रश्न 5वां आ में वृत्तांत लेखन लिखिए या फिर कहानी लेखन, ये 5 अंक के लिए है। प्रश्न 5वां आ विज्ञापन लेखन, इसके लिए अंक है 5। आपको इस प्रश्न में जानकारी दी जाएगी कौन सा विज्ञापन तैयार करना है। ये जानकारी ठीक तरह से पढ़िए और इस पर आधारित एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। यह विज्ञापन 50 से 60 शब्दों में होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। इसमें भी कई छात्र क्या करते हैं, डिजाइन निकालते हैं या फिर उसे आकर्षक बनाने के लिए रंगोली की तरह सजाते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई अंक नहीं होते। और इसीलिए हमारा विज्ञापन कैसा होना चाहिए, विज्ञापन में कौन से घटक महत्वपूर्ण हैं, ये सारी बातें हम व्याकरण विभाग में करने वाले हैं हर बार पर। यहाँ पर सिर्फ कृति पत्रिका का प्रारूप स्पष्ट करने जा रहा है। प्रश्न 5वां ई, जो कि निबंध लेखन से संबंधित है। लेखन विभाग में इस प्रश्न को 7 अंक दिए जाते हैं। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में 3 विषय दिए जाते हैं और 3 विषयों में से किसी एक विषय पर
निबंध लिखना पड़ता है। निबंध लेखन के 5 प्रकार हैं। ये 5 प्रकार आपको सिखाए ही होंगे कि किस तरह से निबंध लिखे जाते हैं। इसमें पहला निबंध का प्रकार है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है आत्मकथनात्मक निबंध, तीसरा है कल्पना प्रधान निबंध, चौथा है विचारात्मक और पांचवा है चरित्रात्मक निबंध लेखन। ये 5 प्रकार हैं निबंध लेखन के। इन 5 प्रकारों में से किन्हीं 3 प्रकारों पर आपको विषय दिए जाएंगे और इन 3 प्रकारों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और यह निबंध लिखने के बाद आपको 7 अंक में से जो भी उचित अंक है वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से यह रचना विभाग का अंतिम प्रश्न निबंध लेखन, इसमें भी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। निबंध लेखन कैसे लिखा जाता है, हर प्रकार की अपनी अपनी विशेषता है। इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर मैं सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल से संलग्न हूँ। उन्हीं की अनुमति से ये वीडियो मैं प्रदर्शित करता हूँ। सातारा हिंदी अध्यापक मंडल के अध्यक्ष माननीय ताका सूर्यवंशी सर जी, जिनके मार्गदर्शन में यह YouTube चैनल मैंने शुरू किया है, एक कृति पत्रिका की पुस्तक प्रदर्शित की जा रही है। बहुत ही अच्छी पुस्तिका बन गई है। इस पुस्तिका में आपको अध्ययन करने के लिए अनेक कृति पत्रिकाएं दी गई हैं। अगर यह पुस्तक आपके हाथ में पड़ती है तो इसे जरूर खरीद लीजिए और अगर यह किताब आप मंगवाना चाहते हैं डाकघर के द्वारा तो आप इसे मंगवा सकते हैं। इसका पूरा पता इस वीडियो के बाद आपको दिखाई देगा। धन्यवाद।